फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट था संपूर्ण जगत के दो रूप, इसको हमने पढ़ लिया था। संपूर्ण जगत का दो रूप है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो विचार है उसी से हम मन और आत्मा का केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं। विचारों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं मन एवं आत्मा का ज्ञान। इसलिए उन्होंने भौतिक जगत के पदार्थों तथा वस्तुओं की तुलना में विचार एवं भाव जगत को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कि जो भौतिक जगत का जितना भी पदार्थ है उसकी अपेक्षा जो विचार है और जो भाव जगत है वह अधिक महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार? आदर्शवादियों के अनुसार। तो लिख देते हैं, इसलिए उन्होंने भौतिक जगत के उनके अनुसार भौतिक जगत जो भी है, वस्तु है, भौतिक जगत का पदार्थ है, उसके अपेक्षा जो विचार है, जो भाव जगत है, वह अधिक महत्वपूर्ण है। आदर्शवादियों को विश्वास है कि वस्तु अथवा पदार्थ औसत है। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वह औसत है। क्यों वह औसत मानता है? क्योंकि वह नाशवान है। और जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ नाशवान हो उसको वह औसत मानते हैं। और वो विचार को केवल सत्य मानते हैं कि जो विचार हमने एक बार दे दिया है वह विचार पीढ़ियों और पीढ़ियों आगे भविष्य में चलती रहेगी। लोग उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए वह विचार सत्य है, बाकी सभी वस्तु और पदार्थ औसत है। उन्होंने विचार को सत्य माना है, सर्वव्यापी माना हुआ है तथा अपरिवर्तनशील भी माना है। क्या माना है? आदर्शवादी जो है वह को विश्वास है कि वस्तु अथवा पदार्थ औसत है। वस्तु और विचार को उसने औसत माना है और केवल विचार ही सत्य है, सर्वव्यापी है और परिवर्तनशील। मतलब कि जैसे विचार, सुकरात ने जो विचार दे दिया, प्लेटो ने जो विचार दे दिया, हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दे दिया है, वो विचार अभी चल रहा है और चलते ही रहेगा। उस विचार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वह सत्य है, सर्वव्यापी है, ऐसा आदर्शवादी मानते थे। तो इसीलिए जो विचार दिया गया है उस विचार को ही आदर्शवादी सत्य मानते थे। इसलिए पॉइंट है वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। इस पर एक प्लेटो ने एक थॉट्स भी दिया है, उस थॉट्स को मैं लिख देता हूं। प्लेटो ने कहा है कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। जो भी विचार है वह अंतिम है, वह सार्वभौमिक है। मतलब वह प्रत्येक जगह वह विचार मान्य होगा। इसीलिए प्लेटो ने जो कहा है कि विचार वह जो है अंतिम है और सार्वभौमिक महत्व का है। और वही वो परमाणु है
जिनसे विश्व को रूप होता है, विश्व को रूप प्राप्त होता है। मतलब क्या कि उन्होंने विचार को विश्व का बनाने वाला परमाणु कहा है कि इन्हीं विचार से जो है विश्व को रूप प्राप्त होता है। मतलब वही वो परमाणु है जिनसे विश्व को रूप, मतलब विचार के परमाणु से ही विश्व का रूप दिया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये वे आदर्श अथवा प्रतिमान है जिनके द्वारा उचित की परीक्षा की जाती है। ये वे आदर्श तथा प्रतिमान है जिनके द्वारा उचित की परीक्षा की जाती है। मतलब विचार से को ही उन्होंने आदर्श और प्रतिमान बनाया है। उचित है क्या अनुचित है, सत्य है असत्य है, उसकी परीक्षा हम इसके माध्यम से लेंगे और ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनशील है। मतलब जो भी विचार है आदर्शवाद में दिया गया है वह अंतिम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। इसका तीसरा पॉइंट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। तीसरा पॉइंट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का। देखिए आदर्शवादी जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति तो आप लोग जानते हैं। जड़ प्रकृति कहा जाता है पेड़ पौधा जानवर जीवित है लेकिन वह अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, उसे जड़ प्रकृति कहा गया है। कि जड़ प्रकृति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पौधे को हो जानवर को हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति या कोई भी अन्य छोटा से छोटा जीव क्यों नहीं हो वो जड़ प्रकृति के अंतर्गत आएगा। इसीलिए जड़ प्रकृति कहा गया है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति किसे हो सकती है? तो सिर्फ मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आदर्शवादी जो है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। कोई भी आदर्शवादी को जो हो आदर्शवाद का पालन करते हैं वह जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। इसका कारण है कि मनुष्य में तब विचार तथा अनुभव करने की शक्ति होती है। मनुष्य विचार नहीं कर सकता है, अनुभव भी कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधे जानवर ये विचार नहीं कर सकते हैं, वो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आदर्शवादी अनुभव जगत को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए अनुभव करता अधिक महत्व हो जाता है। आदर्शवाद में क्या है? अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है कि कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो विचार है, वो अनुभव है, उन्होंने दे दिया है, उसका अधिक महत्व है, इसीलिए वो अनुभवकर्ता को अधिक महत्व देते हैं। मनुष्य को उन्होंने विवेक युक्त तथा बुद्धि युक्त प्राणी माना है। अतः वह अन्य पशुओं की तरह वातावरण का केवल दास नहीं बना रह सकता है। मनुष्य में अपने सोचने विचारने की शक्ति है और अन्य जानवर क्या है वो नहीं सकते। जैसा उसे वातावरण रहेगा वैसे में ही उसके अनुसार उसे अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे को रहना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है और इसीलिए वह
देवत्व के का स्थान ग्रहण करता है। इसी संबंध में रस्क ने कहा है कि इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं का ही फल है। समझे इसको? तो हम समझा देते हैं कि इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। कि जो भी आध्यात्मिक वातावरण है या सांस्कृतिक वातावरण है, उस वातावरण का किसने निर्माण किया है? मनुष्य ने अपने लिए किया है। क्यों किया? कि उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है और बाकी जीव ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि समस्त मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं का जो फल है वही आध्यात्मिक वातावरण है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, नहीं सॉरी ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम इसके अगले क्लास में चौथे पॉइंट पर आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिखते जरूर जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। बाकी पॉइंट्स सभी इसमें और है 4-5 पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो उसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अगला जो इसका पॉइंट जो हम नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे वह है आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास कैसे क्या करते हैं आदर्शवादी, उसका चर्चा हम उसमें करेंगे। बाकी जब ये खत्म हो जाएगा तब और भी बात करने हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक जा रहा है और जाएगा भी, तो इस पर आप ध्यान भी अच्छा से दीजिएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी ये चर्चा अगले क्लास में।